हेलो गाइस, वेलकम टू इम्प्रेसिव लर्निंग। हम उत्तराखंड के इतिहास को कवर करते हुए चल रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में हमने उत्तराखंड की जानकारी या फिर उत्तराखंड के उन स्रोतों को पढ़ा था जिससे हमें इतिहास की जानकारी मिलती है, और मैंने आपको उसमें 3 स्रोत को कवर कराया था, जिसमें सबसे पहला स्रोत था वो था हमारा पुरातात्विक स्रोत। दूसरा जो हमने स्रोत पढ़ा था वो था साहित्यिक स्रोत, जिसे लिटरेरी सोर्स भी कहते हैं। और थर्ड जो हमने कवर किया था वो था विदेशी यात्री, यानी कि फॉरेनर ट्रैवलर्स। ठीक, इन 3 स्रोतों को हमने उत्तराखंड के इतिहास की जानकारी देने वाले सोर्स माना था। आज हम इन्हीं स्रोतों के द्वारा जो हमें उत्तराखंड के इतिहास की जानकारी मिलती है, उन्हें किन किन भागों में विभाजित करा जाता है, उसे हम आज जानेंगे। तो इन स्रोतों के आधार पर हम उत्तराखंड के इतिहास को 3 भागों में विभाजित करते हैं। कौन कौन सा? पहला जो उत्तराखंड के इतिहास के जानकारी के आधार पर जो स्रोत होता है वो होता है प्रागैतिहासिक काल या फिर प्रागैतिहासिक स्रोत या फिर प्रागैतिहासिक काल में इसे बोल लूं। दूसरा जो इतिहास होता है वो होता है आद्य ऐतिहासिक और थर्ड जो हमारे पास सोर्स है या काल है वो है ऐतिहासिक काल। ठीक है, यानी कि जब हमने स्रोत जाने थे उत्तराखंड को, तो उन स्रोतों से हमें उत्तराखंड की जानकारी मिल रही थी, लेकिन उस उत्तराखंड के जो स्रोतों के आधार पर जो जानकारी का कालक्रम था, यानी किस काल में ये जो जानकारी है वो प्राप्त हुई, या फिर किस काल में यह जो जानकारी के स्रोत हैं वो मिले, उसके आधार पर इन्हें 3 भागों में विभाजित करते हैं। प्रागैतिहासिक स्रोत या फिर प्रागैतिहासिक काल में बोलूं, आद्य ऐतिहासिक स्रोत और ऐतिहासिक स्रोत। अब इन तीनों में अंतर क्या है, इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। जो प्रागैतिहासिक स्रोत हमारे पास हैं, उनमें क्या होता है? प्रागैतिहासिक स्रोत में हमें किसी भी प्रकार के लिखित प्रमाण प्राप्त नहीं होते हैं। ठीक है, यानी कि जो हमारा प्रागैतिहासिक काल है उसमें हमें किसी भी प्रकार के लिखित प्रमाण प्राप्त नहीं होंगे, यानी कि ऐसे स्रोत या ऐसी वस्तुएं जिनमें हमें किसी प्रकार के लिखित प्रमाण प्राप्त नहीं हुए हैं, वो क्या कहलाएंगे? प्रागैतिहासिक स्रोत कहलाएंगे या प्रागैतिहासिक काल कहलाएंगे। इसके बाद हम चलते हैं अपने आद्य ऐतिहासिक काल की ओर। आद्य ऐतिहासिक काल में हमें लिखित प्रमाण प्राप्त होते हैं। ठीक, लिखित प्रमाण प्राप्त होते हैं, यानी कि अब ये लिखित प्रमाण प्राप्त होते हैं। किस चीज के लिखित प्रमाण? जैसे हमने कहा कि हमें कोई वस्तु हमें खुदाई में मिली, उस वस्तु का कोई भी लिखित प्रमाण हमारे पास हो या ना हो, ये क्या कहलाएगा? आद्य ऐतिहासिक काल या फिर प्रागैतिहासिक काल कहलाएगा। इसी में प्रागैतिहासिक काल में लिखित प्रमाण हमारे पास नहीं होंगे और आद्य ऐतिहासिक काल में हमारे पास लिखित प्रमाण होंगे। अब जो लिखा है उसे पढ़ना भी है, तो पढ़ा कैसे जाए? तो जब आद्य ऐतिहासिक काल होता है उसमें हमें लिखित प्रमाण तो प्राप्त होते हैं, लेकिन वो जो लिखित प्रमाण हमारे पास प्राप्त हैं उन्हें पढ़ा नहीं जा सका होता है।
पढ़ा नहीं जा सका जाता है। यानी कि जब पुराने काल में या फिर मैं कहूँ मानव का जो जब आरंभ हो रहा था, तो उस काल में मानव ने कुछ ना कुछ सभ्यता ऐसी रही होगी, उन सभ्यता में मानव लिखना पढ़ना जानता होगा या सिर्फ लिखना जानता होगा, तो वो क्या करता था, वो कोई भी लैंग्वेज में अपना लिख देता था, या जिस लैंग्वेज में वो वहाँ चल रही होती थी, वो उस सभ्यता में जो लैंग्वेज चल रही होती थी, वो उस लैंग्वेज में वो चीज़ लिख देता था। इसके पश्चात जब हमारी सभ्यता आई, हम लोग आए, तो हमने उन पर खोजबीन शुरू करी और हमने उनकी लैंग्वेज को पढ़ नहीं पाए, या हम लोग उस लैंग्वेज को पढ़ नहीं पाए। तो ऐसे जो हमारे पास स्रोत हैं वो क्या कहलाते हैं, आद्य ऐतिहासिक स्रोत कहलाते हैं। तीसरा हमारा आता है ऐतिहासिक स्रोत। और ऐतिहासिक स्रोत ऐसे स्रोत होते हैं जिनके हमारे पास लिखित प्रमाण हैं, जिनके लिए हमारे पास क्या है, लिखित प्रमाण प्राप्त होते हैं, और उन लिखित प्रमाणों को हमने पढ़ लिया होता है। जैसे मैं बात करूं अशोक के शिलालेख की, ठीक, या फिर जिसे कालसी शिलालेख कहते हैं, या फिर मैं बात करूं मंडूकोपनिषद में लिखा गया जो सत्यमेव जयते है उसकी, ठीक, तो वो क्या है, एक ऐतिहासिक स्रोत है, जो ऐतिहासिक स्रोत है जिसके लिखित प्रमाण हमारे पास हैं, यानी कि वो लिखा गया है और उसे हमने पढ़ भी लिया है, ठीक। तो ये 3 टाइप्स के स्रोत भारत के इतिहास को जानने के स्रोत होते हैं। इन्हीं में अगर उत्तराखंड की जानकारी देने वाले स्रोतों के आधार पर इन्हें डिवाइड करूं, तो उत्तराखंड के जो हमारे पास 2 स्रोत आते हैं, कौन कौन से, वो है प्रागैतिहासिक स्रोत और दूसरा है हमारा ऐतिहासिक स्रोत। यानी कि उत्तराखंड की जो इतिहास की जानकारी हमें देते हैं वो प्रागैतिहासिक स्रोत देते हैं और ऐतिहासिक स्रोत देते हैं। ऐतिहासिक स्रोत जिनका हमारे पास लिखित प्रमाण है और उन्हें हमने पढ़ लिया गया है, और प्रागैतिहासिक स्रोत ऐसे स्रोत जिनके हमारे पास लिखित प्रमाण प्राप्त नहीं है। इनमें उत्तराखंड के इतिहास के प्रागैतिहासिक काल में या प्रागैतिहासिक वस्तुओं में गुफाएं आती हैं, गुफाएं हो गई, शिलालेख हो गए, गुफाएं हो गई या फिर शिलालेख हो गए, ये सब किस में आ जाएंगे, ये सब आ जाएंगे हमारे प्रागैतिहासिक काल के अंदर। इसके पश्चात ऐतिहासिक काल में जब हम आएंगे तो ऐतिहासिक काल में हमें राजवंशों का उदय होते दिखेगा, ठीक, राजवंशों का उदय होते दिखेगा, यानी कि अलग अलग राजवंश हमें इसमें देखने को मिलेंगे, जिनमें चंद राजवंश बात करूं, कत्यूर राजवंश बात करूं, और सबसे प्रथम राजवंश कुलिंद राजवंश की बात करूं। इससे पूर्व, राजवंश से पूर्व भी उत्तराखंड में कोई ना कोई प्रजातियों ने राज करा होगा, यानी कि कोई ना कोई प्रजाति जिसे हम आदिम प्रजातियां कहते हैं, ऐसी प्रजातियां रही होगी। तो राजवंश और कुछ ऐसी प्रजातियां भी ऐतिहासिक में के अंदर ही आएगी। तो अब हम इसी क्रम के अनुसार प्रागैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, 2 इन क्रमों के अनुसार उत्तराखंड को आगे जानते हुए चलेंगे, जिसमें सबसे पहले हम आ जाएंगे उत्तराखंड में शासन करने वाली या राज करने वाली प्रथम प्रजातियों के बारे में, ठीक। तो सबसे पहले हम किस में आएंगे, हम उत्तराखंड की प्रजातियां या फिर मैं आदि जातियों की बात करूं, तो इसके बाद हमारा टॉपिक आ जाएगा, ये मैं लिख देता हूं, उत्तराखंड की प्रमुख प्रजातियां, या हम इसे बोल लें उत्तराखंड की आदि जातियां, या इसे बोल लें आदि जातियां, दोनों ही सेंस में ये सही है। उत्तराखंड की प्रमुख प्रजातियां या फिर उत्तराखंड की जातियां। अब उत्तराखंड में
सर्वप्रथम जो आदिम जातियां पाई जाती थी या जो प्रमुख प्रजातियां सर्वप्रथम प्रजातियां पाई जाती थी वो 3 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती थी। कौन कौन सी? सबसे पहली जो प्रजाति थी वो थी कोल प्रजाति। कोल प्रजाति। दूसरी जो प्रजाति थी वो थी किरात प्रजाति। और थर्ड जो थी वो थी हमारी खश प्रजाति। ठीक, कोल प्रजाति, किरात प्रजाति और खस प्रजाति, इन 3 प्रजातियों ने उत्तराखंड में सर्वप्रथम क्या करा? राज करा, शासन करा। और ये जो प्रजातियां थी ये सब आदिम प्रजाति कही जाती है। आदिम प्रजाति यानी आदिम प्रजाति से अर्थ है कि जब मानव का विकास चल रहा था, यानी कि आदि मानव काल के समय में ऐसी जातियों का उद्गम हुआ, यानी कि आर्यों से भी पूर्व जो जातियां उत्तराखंड में निवास करती थी उनमें 3 प्रजातियों का नाम आता है, कोल प्रजाति, किरात प्रजाति और खस प्रजाति। 3 प्रजातियां उत्तराखंड में सर्वप्रथम निवास करती थी, शासन करती थी और ये प्रजाति आदिम प्रजाति कहलाती थी। तो 3 प्रजातियों को हमने जाना, कोल प्रजाति, किरात प्रजाति और खस प्रजाति। अब आगे हम इन तीनों प्रजातियों को कवर करते हुए चलेंगे, जिसमें आज हम कोल प्रजाति के बारे में चर्चा करेंगे, कोल प्रजाति के बारे में जानेंगे। तो चलिए कोल प्रजाति को समझते हैं। तो मैंने कहा कि उत्तराखंड की जो सबसे प्रथम जनजाति थी, सॉरी जनजाति नहीं बोलेंगे इसको, आदिम जाति बोलेंगे, वो थी कोल प्रजाति। कोल प्रजाति। ठीक, सर्वप्रथम हम इस कोल प्रजाति के इतिहास को जानेंगे। ठीक, सर्वप्रथम क्या जानेंगे? इस कोल प्रजाति के इतिहास को हम यहाँ पर जानेंगे, कैसे ये प्रजाति आई, किस तरह से इसका उद्गम हुआ, कैसे इसका विकास हुआ और कैसे धीरे धीरे इसने उत्तराखंड में अपनी सत्ता स्थापित करी। तो कोल प्रजाति जो थी वो कहीं ना कहीं आर्यों से पूर्व की प्रजाति मानी जाती है। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कोल प्रजाति आर्यों से पूर्व की प्रजाति मानी जाती है। आर्यों से पूर्व की प्रजाति। आर्यों से पूर्व यानी अगर आर्यों की बात करें तो आर्य लोग जो भारत में आए थे वो लगभग 1500 BC पूर्व ये लोग आए थे। ठीक, यानी कि ये जो कोल जनजाति है या फिर कोल प्रजाति है ये 1500 BC से भी पूर्व आ चुकी थी। ठीक, 1500 BC से भी पूर्व इनका उद्गम हो चुका था। अब हुआ क्या? आर्यों से पूर्व एक राजा राज किया करते थे पूरे भारतवर्ष में। एक राजा थे, वो क्या करते थे? पूरे भारतवर्ष में उस समय राज किया करते थे। उनका क्या चलता था? उनका शासन चलता था। पूरे भारत की जो डोर थी वो सिर्फ एक राजा के हाथ में थी और वो राजा थे कौन? वो राजा थे राजा मंधाता। क्या नाम बोला मैंने? मैंने बोला राजा मंधाता। राजा मंधाता राज क्या करते थे? आर्यों से पूर्व की प्रजाति है कोल प्रजाति और आर्यों से पूर्व ही एक राजा पूरे भारतवर्ष में राज किया करते थे, शासन किया करते थे, जिनका नाम था राजा मंधाता। अब ये जो राजा थे वो उस समय पूरे भारतवर्ष के सम्राट थे, पूरे भारतवर्ष के राजा थे। अब इसी राजा मंधाता का, यही राजा मंधाता को मध्य प्रदेश में, MP क्षेत्र में, जो हमारा मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, वहाँ इन्हें देवता के रूप में पूजा जाता है। ठीक, मध्य प्रदेश का एक मंदिर है
उस मंदिर में इस राजा मंधाता की मूर्ति है और लोग इन्हें क्या देवता के रूप में पूजते हैं। अब होता क्या है, जब ये राजा मंधाता पूरे भारतवर्ष में राज कर रहे होते हैं तो सभी एक समुदाय के होते हैं, सभी की जाति अलग अलग ना होके एक होती है। और कौन सी जनजाति होती है, ये राजा मंधाता वाली जनजाति इनकी होती है। जब इस राजा मंधाता की मृत्यु हो जाती है तो संपूर्ण इनका क्षेत्र अलग अलग भागों में विभाजित हो जाता है, यानी कि जो लोग थे वो स्वयं को क्या कर लेते हैं, इनसे अलग कर लेते हैं, इनसे स्वतंत्र कर लेते हैं और अलग अलग जनजातियों का विकास होता है। इन अलग अलग जनजातियों में एक जनजाति आती है कोल जनजाति। कोल जनजाति, इसी कोल जनजाति, ये जो कोल जनजाति है, इसी कोल जनजाति से एक अन्य जनजाति निकलती है। कोल जनजाति से ना, राजा मंधाता की जो अलग अलग जनजातियां हुई, अलग अलग भागों में जो ये विभाजित हुई जनजाति, इस जनजाति से एक और जनजाति निकलती है जिसे हम बोलते हैं मौर्य, जिसे हम क्या बोलते हैं, मौर्य। तो कहीं ना कहीं मौर्य वंश भी जो था वो राजा मंधाता का ही एक वंश रहा होगा, ये हमने जाना। और कोल जनजाति भी इस राजा मंधाता से ही निकली थी, जिसे मध्य प्रदेश में देवता रूप में पूजा जाता है। इनकी मध्य प्रदेश में एक मंदिर में इनकी मूर्ति भी स्थापित है, ठीक, मूर्ति भी स्थापित है। तो कोल जनजाति का उदय जो हुआ वो राजा मंधाता से हुआ और आर्यों से पूर्व इनका उदय हुआ। आगे चलते हैं, आगे क्या होता है। अब हमने देखा कि जो राजा मंधाता है उनसे अलग अलग जातियों का विकास हुआ, अलग अलग जनजातियां बनी और इन्हीं से एक जनजाति निकली कोल जनजाति। अब कोल जनजाति का जो राज्य था, जो कोल जनजाति निकली, इस कोल जनजाति का जो राज्य था वो राज्य कोलिया राज्य कहलाता था, ठीक, कोलिया राज्य कहलाता था। और इतिहासकार मानते हैं कि जो कोलवा शहर है वो भी इस कोल जनजाति का ही कभी ना कभी रहा होगा, जिस कारण इसका नाम कोलवा पड़ा। तो कोलिया इनका जो राज्य कहलाता था वो कोलिया कहलाता था। इसी कोलिया राज्य का एक राजा, एक शासक हुआ करता था जो कि बहुत शक्तिशाली शासक था। उसका नाम था क्या, राजा अंजन, राजा अंजन, ठीक। जो कोल जनजाति थी उसका राज्य कहलाता था कोलिया और इसी कोलिया राज्य का एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था राजा अंजन। इसी राजा अंजन का विवाह हो जाता है किससे, यशोधरा से, ठीक, यशोधरा से इसी राजा अंजन का विवाह हो जाता है। विवाह जब हो जाता है तो विवाह के पश्चात एक पुत्री का जन्म होता है जिसका नाम था महादेवी, महादेवी या फिर इसे बोला जाता था महामाया। क्या बोला जाता था, महामाया। तो राजा अंजन और यशोधरा की पुत्री थी महादेवी या फिर महामाया। इसी महादेवी का विवाह हो गया था कुछ वर्ष पश्चात राजा शुद्धोधन से, राजा शुद्धोधन से इनका विवाह हो जाता है जो कि एक क्षत्रिय राजा होते हैं, ठीक। यहां तक समझ में आई बात। राज्य जो था कोल जनजाति का वो कोलिया राज्य कहलाया। कोलिया राज्य का एक राजा हुआ करता था, कौन, राजा अंजन। इस राजा अंजन का विवाह हो गया था यशोधरा से और एक पुत्री हुई जिसका नाम था महादेवी या फिर महामाया।
इन्हीं महामाया और शुद्धोधन का विवाह हुआ। विवाह यहाँ तक हमने पढ़ा कि क्षत्रिय राजा शुद्धोधन से महादेवी और महामाया का विवाह हो गया। अब ये जो महादेवी थी और जिन्हें महामाया भी कहा जाता था, ये गौतम बुद्ध की माँ थी। ठीक, तो महादेवी जो थी वो गौतम बुद्ध की माँ थी। यानी कि दोनों राजा शुद्धोधन और महादेवी या फिर महामाया से एक पुत्र जन्म लेता है जिसका नाम होता है गौतम बुद्ध। तो ये इतिहास था किसका? कोल वंशज का, कि कोल वंश कैसे भारत में आए, कैसे उनकी जो राजा मंधाता था उनसे टुकड़े होकर अलग अलग जातियों का विकास हुआ, अलग अलग प्रजातियां बनी और उन्हीं अलग अलग प्रजातियों से एक जाति निकली कोल जनजाति, जिसके शासक थे राजा अंजन। राजा अंजन की जो पुत्री थी महामाया, उन्हीं का पुत्र था गौतम बुद्ध। तो ये इतिहास हमने उत्तराखंड की कोल जनजाति के बारे में जाना। अब आगे इस कोल जनजाति के बारे में जो फैक्ट हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से पूछे गए हैं और पूछे भी जाते हैं, उनको हम कवर करते हैं। तो जानते हैं जो कोल जनजाति थी उनके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, जो कि क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से क्या होंगे? महत्वपूर्ण होंगे। तो सबसे पहले हम उसी लास्ट पॉइंट की बात करेंगे जिसमें मैंने आपको समझाया था कि जो भगवान बुद्ध हैं उनकी जो माता है वो क्या थी? कोलीय गणतंत्र से ताल्लुक रखती थी। यानी कि भगवान बुद्ध भी कहीं ना कहीं इस कोलीय राज से ही संबंधित थे। तो मैं लिखते हुए चलता हूं कि भगवान बुद्ध की जो माँ थी वो कोलीय गणतंत्र से थी। ठीक, और उनका नाम क्या था? मैंने आपको बताया महादेवी या फिर महामाया। ठीक, इतना हमें समझ में आया। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, जो अभी अगर मैं बात करूं वर्तमान समय की, तो जो सबसे ज़्यादा कोलीय जनजाति सबसे ज़्यादा जो रहती है वो पाई जाती है हमारे कहाँ? महाराष्ट्र में और गुजरात में। तो ये दो क्षेत्र ऐसे हैं जहां सबसे ज़्यादा कोलीय जनजाति पाई जाती है। यानी कि आज भी भारत में कहीं ना कहीं अलग अलग राज्यों में इस कोलीय जनजाति का देखने को मिल जाता है। तीसरा पॉइंट, जो कोल जनजाति थी वो उत्तराखंड की क्या थी? सबसे प्राचीन जनजाति थी। उत्तराखंड की, तो मैं लिखते हुए चलता हूं, उत्तराखंड की सबसे प्राचीन जनजाति। अब इसी कोलीय जनजाति को जब हमने इतिहास इनका जाना तो हमने कहा कि आर्यों से पहले इनका क्या था? निवास था। आर्यों से पहले इनके होने की पुष्टि प्राप्त हुई है। तो इनकी जो तुलना है, इस कोलीय जनजाति की जो तुलना है वो करी गई है ऋग्वेद के अनार्यों से। ठीक, तुलना करी गई है किससे? ऋग्वेद के अनार्यों से। इतना हमने जाना। अब होता क्या था, कोई भी जनजाति है वो क्या करती है? किसी ना किसी भगवान की या फिर देवता की क्या करती थी? पूजा करती थी। इसी प्रकार जो कोल जनजाति थी वो लिंग पूजा पर विश्वास करती थी और साथ ही साथ नाग की पूजा और प्रकृति की पूजा करती थी। तो मैं लिखते हुए चलता हूं, इनमें नाग पूजा, प्रकृति पूजा और लिंग पूजा का प्रचलन था।
प्रचलन था। ठीक है, तो ये कितने पॉइंट्स हो गए। सबसे पहला पॉइंट था भगवान बुद्ध की माँ महामाया कोली गणतंत्र से थी। महाराष्ट्र गुजरात में सबसे ज़्यादा कोली जनजाति पाई जाती है। तीसरा पॉइंट है उत्तराखंड की सबसे प्राचीन जनजाति जो थी वो यह कोल जनजाति ही थी। चौथा मैंने बताया कि इनकी तुलना किससे करी गई है, ऋग्वेद के अनार्यों से करी गई है। पांचवा पॉइंट ये था कि जो नाग पूजा ये जो थे वो नाग पूजा और प्रकृति पूजा और लिंग पूजा पर का इनमें प्रचलन था। इसके साथ साथ ये जो जनजाति थी उनमें कुछ अन्य प्रथाएं भी चलती थी। ये लोग क्या करते थे, अंधविश्वास को मानते थे। ठीक, अंधविश्वास को मानते थे। इस अंधविश्वास में इनमें जागर प्रथा का प्रचलन था, झाड़ फूक का प्रचलन था। ठीक, तो अंधविश्वास में क्या था, इनमें जागर प्रथा का प्रचलन था, जागर प्रथा का प्रचलन था और झाड़ फूक पर ये विश्वास करते थे। ठीक है, तो इतना हमने जाना। इसके अलावा इनके कुछ नामों की अगर मैं बात करूं, इनके जो अन्य नामों की मैं बात करूं तो उसमें सबसे पहले तो इनका नाम था कोल जनजाति। अगर अन्य नामों की मैं बात करूं तो इनको 3 अन्य नामों से जाना जाता है। कौन कौन सा? पहला था मुंड, इनको कहा जाता था मुंड जनजाति भी इन्हें कहा जाता था, मुंड जनजाति भी इन्हें कहा जाता था। दूसरा इन्हें दस्यू जनजाति भी कहा जाता था। और इन्हें पुनकर नाम से भी जाना जाता था, पुनकर नाम से भी इन्हें जाना जाता था। तो 3 नामों की मैंने यहां पर बात करी। जो कोल जनजाति थी उसे मुंड जनजाति, दस्यू जनजाति और पुनकर जनजाति कहा जाता था। अब आगे इनकी देखते हैं भाषा क्या थी। तो इनकी जो भाषा थी वो थी मुंड। इनकी भाषा कौन सी थी? कौन सी भाषा थी इनकी? इनकी भाषा थी मुंड भाषा। इस मुंड भाषा होने के कारण इसको एक नाम मिला था मुंड जनजाति। ठीक, जो मैंने नाम बोला मुंड जनजाति, ये जो नाम आया वो इनकी भाषा मुंड होने के कारण इनको मुंड जनजाति कहा गया। इनके जो क्षेत्र थे जिस समय ये रह रही थी तो उस समय इनके जो क्षेत्र थे वो अस्कोट और डीडीहाट का क्षेत्र हुआ करता था, जो कहाँ पड़ता है? पिथौरागढ़ में। अस्कोट और कहाँ का क्षेत्र? डीडीहाट का क्षेत्र। अस्कोट और डीडीहाट के क्षेत्र में रहते थे, जो पड़ता है पिथौरागढ़ में। ठीक, हमने अस्कोट, डीडीहाट, पिथौरागढ़ क्षेत्र को जाना। उत्तराखंड में, यानी कि उत्तराखंड में जो इनका निवास स्थान था वो अस्कोट का क्षेत्र था, डीडीहाट का क्षेत्र था। यानी कि कहीं ना कहीं जो पिथौरागढ़ जिला है उसमें ये जाति देखने को मिल जाती थी। ये जो जनजाति थी वो कहीं ना कहीं एक मृग मांस खाने वाली जनजाति थी, यानी कि मृग मांस को ये खाती थी। क्योंकि मैंने आपसे कहा कि हम अभी जान रहे हैं आदिम जातियों के बारे में, तो जब आदिमानव का विकास हुआ था तो वह भी शिकार करता था और कुछ न कुछ भोजन शिकार के द्वारा ही भोजन वो खाता था। उसी प्रकार ये जो जनजाति थी वो मृग मांस खाती थी।
इनका जो व्यवसाय था, अब धीरे धीरे जब इस जाति में विकास होने लगा तो इनका जो मुख्य व्यवसाय बन गया वो बन गया कृषि। तो एक और पॉइंट यहाँ पर निकल के आता है, इनका जो मुख्य व्यवसाय था वो क्या था, वो था कृषि। कृषि इनका मुख्य व्यवसाय था। ठीक, तो हमने जाना नाम, इनका जो नाम था मुंड जनजाति भी कहते थे, दस्यु जनजाति भी कहते थे और पुनकर जनजाति भी कहते थे। भाषा की बात आई तो भाषा इनकी थी मुंड, जिस कारण से मुंड जनजाति कहा गया। क्षेत्र जो थे इसके वो थे अस्कोट और डीडीहाट का क्षेत्र। मृगमांस का यह विचरण करते थे और इनका जो मुख्य व्यवसाय था वो था कृषि। अब हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं या फिर वैदिक कालीन हैं, उनमें क्या है, उनमें एक पुरातात्विक स्रोत या फिर पुरा साहित्य ग्रंथ में जो पुरा साहित्यिक स्रोत हमने पढ़े थे, उन पुरा साहित्यिक स्रोतों में इन्हें एक अलग नाम से जाना जाता है। पुरा साहित्यिक स्रोतों में इन्हें जो नाम से जाना जाता है वो है सबर। मैंने बोला पुरा साहित्य स्रोत में इन्हें किस नाम से जाना जाता है, सबर नाम से जाना जाता है। ठीक, एक और अन्य नाम यहाँ पर निकल के आया सबर, यानी कि जो जनजाति कोल जनजाति थी उसे मुंड जनजाति, ठीक, कोल जनजाति को मुंड जनजाति और सबर जनजाति भी कहा जाता था। इसके अलावा इसे पुनकर भी कहा जाता था। ठीक, इतना हमने जाना। अब इस समय में जब ये कोल जनजाति रही थी उत्तराखंड में, तो उस समय इनकी कुछ प्रथाएं रही थी और उनमें जो फेमस प्रथा थी वो थी कुमारी प्रथा। ये प्रथा इनमें चली आ रही थी। हालांकि जागर प्रथा भी चल रही थी और कुमारी प्रथा भी इनमें चालू थी। इसके अलावा वर्तमान में जो भी मनुष्य यहाँ विचरण कर रहा है, कहा जाता है कि इतिहासकारों का कहना है कि सभी जो हैं वो कोल जनजाति से संबंधित है, क्योंकि हमने सर्वप्रथम देखा था कि भारत में सिर्फ एक राजा का शासन था। कौन से? राजा मंधाता का। उसी राजा से अलग अलग प्रजातियों का जन्म हुआ। तो इस प्रकार इतिहासकार कहते हैं कि वर्तमान में उत्तराखंड में निवास करने वाली जितनी भी जातियां हैं वो क्या है, कोल जनजाति से संबंधित हैं। तो कोल जनजाति के बारे में हमने आज कवर करा। नेक्स्ट लेक्चर में हम उत्तराखंड की 2 अन्य प्रजातियों के बारे में जानेंगे, जिसमें कौन कौन सी? किरात जनजाति और खस जनजाति को हम पढ़ेंगे। तो अगर आपको आज के लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।